आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में है ना, इकोनॉमिक्स में हमारा क्या हो गया था, ये तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना। चलो आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की। किसकी? फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? चलो बताओ, पढ़ी थी हमने। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? सरकार, ये जैसे हमारे देश में मुद्रा, ये इन्फ्लेशन हो गया या मुद्रास्फीति हो गई, ठीक है, या डिफ्लेशन हो गया, अविस्फीति हो गई, ठीक हो, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट रूल लाती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो नीति पॉलिसी लाती है ना, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट लाती या कहे वित्त मंत्रालय, ठीक है, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, आरबीआई कौन सी नीति के द्वारा जो है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है? आरबीआई कौन सी नीति के द्वारा करता है? बात करेंगे हम फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसके द्वारा कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, बजटरी पॉलिसी। ठीक है, बजटीय पॉलिसी भी इसको कहते हैं, बजटीय नीति। ठीक है, यह जो है ये पॉलिसी है, ये सरकार के राजस्व और व्यय से संबंधित है। सरकार के राजस्व यानी कि टैक्स व एक्सपेंडिचर, व्यय से संबंधित है, से संबंधित। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बजटरी पॉलिसी कहते हैं इसे, बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। और सरकार के राजस्व, ये क्या है, राजस्व या व्यय से संबंधित है। ठीक है, इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण जो है भारत सरकार, इसका निर्माण भारत सरकार, इसका निर्माण भारत सरकार या वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिस्कल पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा? राजकोषीय नीति होती है, बजटरी पॉलिसी इसको कहते हैं, इसे बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। सरकार के राजस्व व्यय से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो सरकार है वो किसके ऊपर कितना खर्च कर रही है ना। इसका निर्माण कौन करता है? भारत सरकार या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसका निर्माण करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी फिस्कल पॉलिसी के बारे में कुछ चीजें हो गई हैं। देखो, इसका मेन उद्देश्य जो है वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उद्देश्य जो है वो क्या है उसके बारे में, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत, पहला जो है वो कीमत स्थिरता लाना, स्थिरता। ठीक है, सपोज कीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गई है, क्या हो गया, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ गई है, ठीक है, या फिर कम हो गई है, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो सरकार क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी, तरलता, लिक्विडिटी, तरलता, तरलता को क्या करेगी, कम करेगी। तरलता को क्या करेगा, कम करेगा या नियंत्रित करेगा। लिक्विडिटी क्या होता है, नियंत्रण करेगा। ठीक है, ये नियंत्रण करेगा। नियंत्रण से क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित मात्रा में जो प्राइस रहेगा वो उसकी स्थिरता हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी उस कीमत में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विडिटी को क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा। कौन? भारत सरकार, जो फिस्कल पॉलिसी के द्वारा क्या करेगा, लिक्विडिटी, तरलता को क्या करेगा, या फिर महंगाई को क्या करेगा, वो नियंत्रण करेगा, नियंत्रण करेगा। कोई दिक्कत नहीं।
चलो ये पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, इकोनॉमिक संवृद्धि अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? आर्थिक संवृद्धि रेट, दर, आर्थिक संवृद्धि दर, आर्थिक संवृद्धि दर। इसमें क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन स्तर में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन स्तर में वृद्धि होगी तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो वेरी गुड। इसके आगे हम पढ़ते हैं। तीसरा हमारा है सम्मान वितरण। आय का सम्मान वितरण लोगों के बीच में, जैसे विकासशील और अविकासशील देशों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तीसरा हमारा आ जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या आ जाएगा? इनकम। देखो अब सरकार जो है राष्ट्रीय पॉलिसी द्वारा, पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो पैसा है ना, लोगों के बीच जो आय वितरण है ना, आय वितरण है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान रूप से होती है, अनइक्वल होती है। तो सरकार इसको क्या करेगी? सभी को बराबर पैसा वितरण करने के लिए क्या करेगी? पॉलिसी लागू करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या करेगी? जो अमीर लोग है ना, जो अमीर लोग हैं उनके पास से पैसा क्या करेगी? ज़्यादा टैक्स लेगी। अमीर लोगों से पैसा ज़्यादा टैक्स लेगी। ठीक है, गरीब लोगों से पैसा कम लेगी, मतलब कर जो है टैक्स वो कम लेगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो हो रहा है थोड़ा समान वितरण, अमीरों से टैक्स ज़्यादा लेना, गरीबों से टैक्स कम लेना। ठीक है, इसके बाद अमीरों से टैक्स ज़्यादा लेकर जो है गरीबों में कई स्कीम के द्वारा पैसा उनको गरीबों में बांटना, ये हमारा क्या हो जाएगा? सम्मान वितरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? समान वितरण। तो क्या हो जाएगा? अमीरों से टैक्स ज़्यादा लेना, अमीरों से टैक्स ज़्यादा। ठीक है, दूसरा गरीबों से टैक्स कम। ठीक है, तीसरा अमीरों से पैसा ज़्यादा लेकर गरीबों में किसी इसको मतलब योजना के तहत या किसी की और चीज़ों के तहत उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अमीरों से टैक्स लेकर क्या करना? गरीबों में वितरण कर देना। सरकारी योजना व गरीबों में को आय वितरण करके। ठीक है, सरकारी योजना या गरीबों में आय वितरण करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तीसरा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, समान आय वितरण, समान आय वितरण। चौथा हमारा आ जाएगा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध करवाना, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या करना? रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना। क्या कराना? रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना। जैसे फिस्कल पॉलिसी के द्वारा सरकार कई सारी स्कीम्स निकालेगी, योजनाएं। ठीक है, जिसके तहत लोगों को क्या हो जाएगा? रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? रोजगार प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी का जो पैसा होता है, जो सरकार है
सरकार जो है किस प्रकार से कंट्रोल करती है, उस चीज़ों का पैसा कहाँ कहाँ यूज़ करती है। ठीक है, तो सरकार के पास पैसा दो प्रकार से खर्च होता है, दो प्रकार से खर्च होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार का व्यय, सरकार का व्यय है ना। और ये है पब्लिक, क्या हो जाएगा अपना जो गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट रिवेन्यू सरकार का राजस्व, सरकार का राजस्व। ठीक है, सरकार का राजस्व। अब देखते हैं दो प्रकार से पैसा सरकार के पास आता है। ठीक है, चलो पहला पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए। ठीक है, यानी कि लोक कार्य के लिए, लोक कार्य के लिए, लोक कार्य के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले रोड आ जाएंगे, डैम आ जाएगा, पौंड, तालाब आदि चीजों का निर्माण करवाना क्या कहलाता है, ये पब्लिक वर्क कहलाता है, लोक कार्य, लोक कार्य। रोड, रोड हो गया, ठीक है, डैम हो गया या फिर ब्रिज हो गया, इस प्रकार का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार का निर्माण होता है पब्लिक वर्क में। पब्लिक वर्क में रोड, डैम, ब्रिज ये सारी चीजें हो जाती है, रोड, डैम, ब्रिज ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। दूसरा हमारा आ जाएगा पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि लोक कल्याण के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, लोक कल्याण में जैसे सपोज कीजिए स्कॉलर देना है ना, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देना, या फिर हम बात करें पेंशन देना लोगों को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण की बात हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज। और चौथा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफेंस। क्या हो जाएगा, चौथा डिफेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने पढ़ा सबसे पहले गवर्नमेंट, सरकार जो अपना पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च करती है उसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, पब्लिक वर्क के लिए, लोक कार्य के लिए, रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तालाब बनाना, कुछ भी बनाना दे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, लोक कार्य। पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए क्या करेगा वो, यहाँ पर स्कॉलर ला देगा, छात्रवृत्ति ला देगा, पेंशन ला देगा, है ना, और इसके बाद सब्सिडीज देगा किसी योजनाओं के तहत। ठीक है, किसी का चीज के लिए। और फोर्थ में आ जाएगा डिफेंस, डिफेंस यानी कि रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट रिवेन्यू, सरकार का राजस्व की। ठीक है, अब सरकार का राजस्व जो रिवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए महंगाई बढ़ गई है, क्या कर गई है, महंगाई बढ़ गई है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो क्या करेगी, सबसे पहले तो सरकार टैक्स वसूलेगी, टैक्स वसूलेगी, इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी यानी कि विनियोग, क्या करेगी, विनिवेश, सॉरी विनिवेश, विनियोग, विनिवेश, क्या करेगी, विनिवेश करेगी, है ना। और फिर गवर्नमेंट बॉन्ड बनाएगी, तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड बनाएगी, गवर्नमेंट बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, टैक्स सरकारी पैसा कहाँ से आएगा, मतलब गवर्नमेंट जो रिवेन्यू है वो कैसे कैसे आएगा, सपोज कि टैक्स राजस्व मतलब कर कलेक्ट करेगी, कर कलेक्ट करेगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, विनिवेश क्या होता है, एक शेयर, एक मतलब एक बोलते हैं ना पार्टिकुलर शेयर, कुछ अंश
जो है वो गवर्नमेंट का प्राइवेट कंपनी को बेच देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ सरकारी कुछ शेयर जो है वो, जो सरकारी कुछ शेयर होते हैं वो प्राइवेट को बेच देना। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को बेच देना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक व्यक्ति कोई पैसा जमा करता है तो सरकार उसके बदले उसको एक चेक देती है या एक उसको बॉन्ड देती है, उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसके तहत वो अपने पैसे जो है वो वहां पर रख सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए NSA, KVC, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा। डिसइन्वेस्टमेंट देखो, कर क्या होता है, लोगों से इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कर क्या होता है, लोगों से कलेक्ट किया जाता है किसी भी चीज का कर। ठीक है, जो इनकम वाइज रहता है अलग अलग। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश क्या होता है, विनिवेश वो चीज होती है जिसका सरकारी कंपनियों का कुछ शेयर जो है प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विनिवेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड क्या करता है, जो व्यक्ति का है पैसा जमा करता है उसके बदले उसको एक पेपर दिया जाता है, उसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब लोक ऋण, पब्लिक बोरो क्या होता है, लोक ऋण। ठीक है, राजस्व, सरकार जो होती है वो राजस्व यानी कि टैक्स का एक हिस्सा जो है वो लोगों से उधार लेकर, ठीक है, क्या करती है, लोगों से उधार लेकर। लोगों से कैसे उधार लेगी, बोल देगी कि भाई इतना इतना पैसा जमा करोगे तो हम आपको 5 साल में इतना डबल करके देंगे। ठीक है, तो सारे पैसे लोग बाकी क्या करेंगे, जमा कर देंगे, 5 साल में उसकी इनकम डबल हो जाएगी। इस प्रकार से लोगों को आकर्षित करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक से एक लोन लेने का जरिया हो जाएगा सरकार का। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरकार का जरिया हो जाएगा, है ना। अब सारे के सारे पैसे लोग जमा कर देंगे वहां पर। ठीक है, बैंक में जमा कर देंगे। जब बैंक में जमा कर देंगे तो जो खर्च है वो कम हो जाएगा, खर्च जो है वो कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम कुछ योजनाओं के तहत कुछ योजना के बारे में बात करेंगे, है ना। कुछ योजना के बारे में बात करेंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम। ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम क्या बात करेंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम। ठीक है, चलो देखो, आमतौर पर जो स्मॉल सेविंग्स जो है स्कीम, ये डाकघरों के द्वारा चलाई जाती है। किसके, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो छोटी छोटी स्कीमें चलाई जाती है। लेकिन अब ये जो स्कीम है वो बैंक में भी लागू है। ठीक है, बैंक में भी लागू है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले इनकम की। तो उसकी मंथली इनकम स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, देखो मंथली स्कीम मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि हम बात करेंगे इसमें मासिक आय योजना। क्या बोलेंगे इसको, मासिक आय योजना। मासिक आय योजना में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगी कि अधिकतम लोग भाग कितना पैसा वहां पर जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम इन्वेस्ट कितना कर सकती है, तो 1000 रुपया, सॉरी मिनिमम, ये मैक्सिमम कितना, अगर सिंगल व्यक्ति की बात करें तो 9 लाख, सिंगल व्यक्ति 9 लाख, 9 लाख जमा कर सकता है। ठीक है, 1 साल में आपको 9 लाख जमा करने रहेंगे।
ठीक है, चाहे आप एक साथ जमा कर दो, चाहे मंथली कर दो, चाहे 3 माह में कर दो, कैसे भी करके आपको 1 साल में 9 लाख जमा करना रहेगा। ठीक है, और ज्वाइंट की बात करें तो अगर संयुक्त में कोई संयुक्त रूप से जो करना चाहता है तो 15 लाख, कितना लाख, 15 लाख जमा कर सकते। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने हो जाएगा, 9 लाख। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 जो है आपको साल मतलब साल के अंत में अपना जो खाता जो कंटिन्यू रखने के लिए आपको जमा करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, हर महीने। ठीक है, तो पैसा क्या आप किस्त वाइज भी भर सकते हो या एक साथ भी भर सकते हो, अलग अलग तरीके से भी भर सकते हैं, लेकिन साल भर में जो कोटा हमारा है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, 9 लाख या संयुक्त रूप से भर रहे हो तो एक लोग से ज़्यादा लोग के साथ भर रहे तो 15 लाख। ठीक है, चलो मिनिमम हो गया है 1000। ठीक है, इसका हम इंटरेस्ट रेट देखें, ब्याज दर देखें तो इंटरेस्ट रेट देखें तो कितना हो जाएगा, 7.4%। ठीक है, 7.4% जो है वो इसका इंटरेस्ट रेट है, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। मंथली इनकम की बात करेंगे। चलो यह समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम ओनली ऐसी डिस्कशन करेंगे जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी। बात करेंगे हम सबसे पहले मंथली इनकम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगला क्या है हमारा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दूसरा क्या है, पहले क्या थी, मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, दूसरा क्या है, उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.4%। दूसरा हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या हो जाएगा, उसमें जो मैक्सिमम रहेगी मैक्सिमम इंटरेस्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 30 लाख रुपये। कितने, 30 लाख। मैक्सिमम कितना रहेगा सीनियर सिटीजन में, 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपये। ठीक है, मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगा अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। और मिनिमम कितना हो जाएगा, 1000। मिनिमम 1000 सीनियर सिटीजन स्कीम योजना में, सेविंग स्कीम योजना में। मैक्सिमम कितना हम यूज करेंगे, 30 लाख रुपया 1 साल में आपको भरना रहेगा, आप चाहे कैसे भी करके भरो। ठीक है, इसमें मिनिमम कितना रहेगा, 1000 रुपया। मिनिमम कितना रहेगा, 1000 रुपया। इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट जो है 8.2% रहेगा। ठीक है, 8.2% रहेगा। कौन सी स्कीम की बात है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो वेरी गुड। पहले ये लोग पहले इसमें कितने इन्वेस्ट कर सकते थे, 15 लाख, लेकिन अभी बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 30 लाख कर दिए गए। 30 लाख कर दिए गए। ठीक है, अगला जो हमारा आ जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तीसरी स्कीम आ जाएगी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, सबसे 1.5 लाख तक। हम यहाँ पर 1.5 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम अधिकतम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। साल भर में आपको करना रहेगा, चाहे आप मंथली करो, चाहे 3 माह करो, या फिर 6 माह में करो, या साल भर में करो, एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो है चालू, अगर एक साथ पे करते हो तो चालू रखने के लिए 500 रुपये आपको हर मंथ डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। इसका जो टाइम 15 साल के लिए होता है, 15 ईयर के लिए होता है, 15 साल के लिए टाइम होता है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कितना होता है, 7.1%। 7.1%।
7.1%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया 7.1%। अगला हमारा आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी नेशनल सेविंग में कोई नो लिमिट, नो लिमिट, आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हो साल भर में, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है किसमें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में नो लिमिट। और मैक्सिमम की बात करें तो हम 1000 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। इसका रेट जो होता है 7.7% होता है, 7.7% होता है। कितने साल के लिए होता है ये, 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमने देखा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना, 100%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना, 7.7%, इंटरेस्ट रेट कितना, 7.7%, 7.7%। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स, लॉन्ग टर्म 5 इयर्स, लॉन्ग टर्म 5 इयर्स, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ठीक है। किसान विकास पत्र की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, नो लिमिट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नो लिमिट, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.5%, 7.5%। और ये जो है वो 115 महीने में दोगुना करके देता है, दोगुना करके देता है, दोगुना करके देता है, ठीक है। किसान विकास पत्र में नो लिमिट, पैसे कितने भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम 1000, इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.5% होगा, 7.5%। 115 महीनों में दोगुना हो जाएगा, 115 महीने में क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 115 महीने क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलो ठीक है। एक जो योजना हमारे होती है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुकन्या, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है। मैक्सिमम देखो ये जो है ना, ये अपने 0 से कितना, यानी कि जन्म से कितने साल तक, 10 साल तक, 10 साल तक अपना खाता खुलवा सकते हैं। 0 से 10 साल तक बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं। वही पेरेंट खुलवा सकते हैं ओनली जिनकी 2 बेटियां हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। चलो तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख, ठीक है। मिनिमम 1.5 लाख, मैक्सिमम 1000, या इन्वेस्टमेंट 250 रुपया, 250 पर एनम, मतलब हर साल, ठीक है, हर साल। और मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख, मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख, ठीक है। और ये पैसा कब आपको दिया जाएगा, जब आपकी शादी, जब उस लड़की की शादी हो जाएगी।
शादी हो जाएगी या वो 21 साल की हो जाएगी तब वो पैसे उनको दिया जाएगा। ये सुकन्या समृद्धि स्कीम है। कौन सी? सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। ठीक है, ये जो है पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में खाता खुल सकता है या वो दोनों में जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ठीक है, और मिनिमम 250 रुपये जमा करवा सकते हो। ठीक है, इनका ब्याज रेट जो होता है वो 8% होता है। कितना होता है? 8%। 8% कितना होता है? 8%। तो आई होप ये स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे क्लास हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।